नमस्कार साथियों, तर्क दृष्टि चैनल के पॉलिटी फाउंडेशन बैच 2026 में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आज हम लोग करने वाले हैं सारे चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इन तीनों चार्टर एक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। इनके कुछ जो पॉइंट्स रहेंगे उनको हम लोग नोट करेंगे और उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है आखिर। तो ये जो चार्टर एक्ट हैं और वो जो मैंने तीन पढ़ाए थे पहले, रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट, ये तीन उधर और तीन इधर, ये सारे क्या हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम है। ये सारे कौन से अधिनियम है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम है। तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या है ये हम लोग देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी के अधिकार पत्र को 20 ईयर के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया, यानी जो कंपनी जो व्यापार करती थी, कंपनी क्या करती थी, जो व्यापार करती थी, उसके अधिकार को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी को भारत के साथ एकाधिकार समाप्त हो गया है, यानी जो भारत में एकाधिकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको भारत में व्यापार करने का एकाधिकार, मतलब केवल उसी की मोनोपोली नहीं चलेगी। मोनोपोली यानी एकाधिकार, केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी, बल्कि और भी ब्रिटिश, जो आगे बताया गया, कुछ सीमाओं के साथ सभी ब्रिटिश वासियों को मुक्त व्यापार की अनुमति थी। कुछ सीमाओं के साथ, कुछ सीमाएं उसमें लगाई जाएंगी, लेकिन उसके साथ सभी ब्रिटिश वासियों, यानी जितने भी ब्रिटिश वासी रहेंगे, यानी ब्रिटेन के रहने वाले जो लोग रहेंगे, वो लोग भारत के साथ मुक्त व्यापार कर सकते हैं। भारत में मुक्त व्यापार कर सकते हैं, यानी बिना किसी रोक टोक के, बस कुछ सीमाएं लगी रहेंगी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ तथा चीनी के व्यापार पर एकाधिकार था। यानी अभी भी 1813 में भी अभी चीन के साथ और चीनी के व्यापार, यानी जो शुगर होता है, चीन के साथ और चीनी के व्यापार पर एकाधिकार था। अभी मोनोपोली उस पर चलती थी, यानी चीन के साथ अभी सारे ब्रिटिश वासियों को अधिकार नहीं था। केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार था। और चीनी, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं हर एक कंपटीशन में, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी रहेगा तो स्टेटमेंट के थ्रू दे देगा, पीसीएस हो उसमें भी स्टेटमेंट के थ्रू, या तो सारे एग्जाम में स्टेटमेंट प्लस जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, दोनों के फॉर्म में अब क्रिएट किए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो जो चार्टर एक्ट 1813 में ये बात ध्यान देने की बात है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको चीन के साथ और चीनी के व्यापार पर एकाधिकार था। अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, केवल भारत पर जो एकाधिकार था उसका समाप्त हो चुका था। भारत पर एकाधिकार जो था उसको समाप्त हो चुका था, वो सारे ब्रिटिश वासियों के लिए खुल चुका था रास्ता व्यापार करने का। अब आता है चार्टर एक्ट 1833। यहाँ पर वादा हुआ था भाई 20 ईयर्स के लिए व्यापार कर 20 ईयर्स तक आपको व्यापार करने की अनुमति दी जा रही है। यानी 1830 से 1833 में 20 ईयर का गैप आएगा, 20 ईयर का गैप आएगा, क्योंकि यहाँ पर वादा किया गया था कि आपको 20 ईयर्स के लिए आपको दे दिया जा रहा है, अनुमति दे दी जा रही है कि आप व्यापार कर सकते हैं। यानी 20 ईयर्स के बाद एक और एक्ट आया, जिसमें क्या हुआ, व्यापार कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी जो है अब व्यापार नहीं कर सकती थी। कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो व्यापार करने भारत में आई थी, लेकिन
1833 चार्टर एक्ट 1833 में ये प्रावधान किए गए कि जो कंपनी है वो व्यापारिक अधिकार उसका पूर्णतः समाप्त होता है। ठीक, कंपनी के कार्य केवल भारत पर शासन करना था। आई किस लिए थी? व्यापार करने के। अब वो क्या हो गया कि अब जो कंपनी है वो केवल और केवल भारत पर शासन करेगी, अब व्यापार नहीं करेगी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया, यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गवर्नर जनरल परिषद में 3 के साथ साथ, हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट में ये पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल परिषद थी जो वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ कि 3 के साथ एक चौथे सदस्य के रूप में नामित किया गया, जिनका जो विधि आयोग जो विधि सदस्य के रूप में शामिल थे। विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया और विधि आयोग का गठन भी किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट में ये पढ़ा था कि जो जनरल परिषद थी, गवर्नर जनरल परिषद थी, उसमें 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी सदस्यों की संख्या। लेकिन जब 1833 में चार्टर एक्ट 1833 में 3 के साथ एक चौथा सदस्य को जोड़ा गया जो विधि सदस्य के रूप में शामिल हुआ, और विधि आयोग का गठन भी इसी चार्टर एक्ट के थ्रू हुआ। और पहले जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष विधि आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। ठीक, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा, यानी अब भारतवासी भी क्या कर सकते थे? सिविल सेवा में पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब खुली प्रतिस्पर्धा का आगाज हो चुका था, यानी जो सिविल सेवा में अब भारतीय भी चयन हो सकते थे। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उसको आगे हम लोग देख लेंगे। लेकिन ये बात तय हो गई कि चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतिस्पर्धा होगी। दास प्रथा की समाप्ति, जो दास प्रथा थी वो तो कागजों पर समाप्त हो चुका था चार्टर एक्ट 1833 में। जमीनी हकीकत कितनी थी सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो चार्टर एक्ट 1833 में यह प्रावधान किया गया था कि दास प्रथा की समाप्ति हो गई। ठीक, यानी चार्टर एक्ट 1833 में ये सारे प्रोविजन किए गए थे, और भी प्रोविजन बहुत सारे थे लेकिन सारे को लिखना असंभव है। जो महत्वपूर्ण है उसी चीज को मैं बता रहा हूं। ठीक, चार्टर एक्ट 1853 यानी चार्टर अधिनियम 1853 में क्या प्रोविजंस थे? इसमें भी देखिए 20 ईयर्स का गया था। कितने ईयर का? 20 ईयर का। 20 ईयर्स का क्या है, इसमें भी गैप है 33 से 53। तो इसमें क्या था, गवर्नर जनरल की परिषद के 6 सदस्य वाले विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग, यानी जो गवर्नर जनरल परिषद थी 6 सदस्य थे, उसमें विधायी का मतलब विधायी का मतलब क्या होता है? विधायी का, जहां पर कानून बनने का काम होता है, एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। क्या किया गया? अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि जब विधायिका के रूप में कार्यरत हो, यानी जब ये गवर्नर जनरल परिषद जब कानून बनाने का काम करेगी, विधायिका का मतलब वहां पर कानून बनाने का कार्य किया जा रहा हो, तो विधायिका के रूप में जब कार्यरत रहेगी तब क्या होंगे? वो 6 नए सदस्य उसमें जुड़ जाएंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 12 सदस्य हो जाएंगे। 6 नए सदस्य में 6 पहले थे, 6 सदस्य पहले थे,
और 6 और नए जुड़े हैं, 12 हो गए टोटल जब विधायिका के रूप में कार्यरत रहेगी। और प्रशासनिक रूप में केवल और केवल 6 ही रहेंगे। 6 नए सदस्य जो थे वे बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कौन कौन थे? बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश रहेंगे, उनमें से कलकत्ता उच्च न्यायालय के कोई एक न्यायाधीश रहेगा। न्यायाधीश बंगाल, बंबई, मद्रास, आगरा, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। आगरा प्रांत से एक एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे, यानी अलग अलग जो प्रांत हैं वहां से भी एक एक प्रतिनिधि चुने गए। यानी देखिए बंगाल, बंबई, मद्रास, आगरा, 4 ये हो गए। बंगाल के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और कलकत्ता के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश रहेंगे। तो यहां से क्या होगा? 6 नए सदस्य जोड़े जाएंगे। संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना, जो पूरे भारत है, पूरा भारत है, उसके लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई जिसे लघु संसद के रूप में जाना जाता है। यानी क्वेश्चन यहां से बनते हैं अक्सर कि पृथक विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम में किया गया था? सर्वप्रथम किस अधिनियम में किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 में क्या किया गया था? पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई जिसे लघु संसद के रूप में जाना जाता है। जिसे किस नाम से? लघु संसद के रूप में जाना जाता है। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या जो थी 24 से घटाकर क्या कर दी गई? 18 कर दी गई। निदेशक मंडल वही जो व्यापारिक मामलों का अधीक्षण मॉनिटरिंग करता था। फिट्स इंडिया एक्ट में ये बताया गया था, फिट्स इंडिया एक्ट में ये बताया गया था कि निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या, ये इसमें निदेशक जो मंडल थे वो क्या करते थे? मॉनिटरिंग करते थे किसके? व्यापारिक मामलों के। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका काम करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो प्रशासनिक जो कार्य हैं उनको देखता था। ठीक। विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत यहीं से प्रतिपादित हुआ। अक्सर यहां से क्वेश्चन आते हैं कि विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस एक्ट के माध्यम से पारित होता, किस एक्ट के माध्यम से आया था, प्रतिपादित हुआ था? विधान परिषद क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर बंगाल, बंबई, मद्रास, अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों को चुना जाए, वहां से क्या होगा? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रतिपादित हो। यानी चार्टर एक्ट 1853 में एक और महत्वपूर्ण जो यहां से निकल कर आ रहा है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का प्रतिपादन का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। ठीक। तो ये थे सारे चार्टर एक्ट। ये कौन से थे? सारे चार्टर एक्ट। ये जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम थे। लेकिन अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम को हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर टीपीपी यानी टॉपिक प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी नहीं टीपीपी, टॉपिक प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड होगा। इसके पहले वाले लेक्चर का जो टीपीपी है वो मैं थोड़ी देरी लगेगी, इसके साथ साथ वो भी अपलोड कर दूंगा, दोनों का एक ही साथ अपलोड कर दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो आप लोग उसे जरूर लगाएं और उसके जो सॉल्यूशन है उसको भी देखें अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत आ रही हो। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हम जरूर कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने के लिए। धन्यवाद।